द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस का एक सेशन लाहौर में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने ये कहा कि अब कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव है, कांग्रेस का जो उद्देश्य है, वो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति है। और ये घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 इसको पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए स्ट्रगल करने के लिए प्लेज लेंगे। लेकिन ये जो सेलिब्रेशंस थे उसमें बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इसीलिए अब महात्मा गांधी को एक रास्ता ढूंढना था जिससे ये जो फ्रीडम का ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया है इसको एवरीडे लाइफ के कॉन्क्रीट इशू से जो है एसोसिएट किया जा सके, उससे जोड़ा जा सके। महात्मा गांधी ने जो सॉल्ट है, नमक है, इसको एक पावरफुल सिंबल के रूप में देखा जो कि पूरे देश को एक कर सकता है। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक लेटर लॉर्ड इरविन, जो कि वाइसरॉय थे, उनके पास भेजा और इस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स जो थे उसके बारे में लिखा। इसमें से कुछ डिमांड जर्नल थे, जबकि कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थे जो कि एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड थे। जैसे इसमें कुछ जो डिमांड थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड थे, कुछ पीजेंट्स, कुछ किसानों से रिलेटेड डिमांड थे। इसी तरह से डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड जो डिमांड्स इंक्लूड किए गए। गांधी जी ने इन डिमांड्स के थ्रू डिफरेंट क्लासेस को फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स यूनाइट करने का सोचा, या इसीलिए उन्होंने इन डिमांड्स को इतना वाइड रेंजिंग रखा ताकि समाज के हर वर्ग को इसमें जोड़ा जा सके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डिमांड था वो सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करने का डिमांड था। नमक कानून को नमक जो टैक्स है उसको एबॉलिश करने का डिमांड था। जो सॉल्ट है इसको सभी लोग कंज्यूम करते हैं, इसका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, अमीर गरीब, शहर के लोग, गांव के लोग, पढ़े लिखे अनपढ़, हिंदू मुस्लिम। तो जो सॉल्ट है ये वो चीज़ है जिसको सभी लोग एक तरह से कंज्यूम करते हैं और ये इंडियन फूड आइटम का सबसे एसेंशियल पार्ट है। सॉल्ट पर जो टैक्स है और इसके प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट की मोनोपोली, सिर्फ गवर्नमेंट ही से जो सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकती है और जो सॉल्ट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती थी उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती थी। तो गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट का जो मोस्ट ऑप्रेसिव फेस था उसको रिवील करने की कोशिश की। तो कह सकते हैं कि सॉल्ट टैक्स को रेस करके गांधी जी ने ब्रिटिश रूल का सबसे जो दमनकारी पहलू था उसको जनता के सामने वो लेकर के आए। महात्मा गांधी का ये जो लेटर था वो एक तरह से एक चेतावनी था, एक अल्टीमेटम था। उन्होंने इस लेटर में लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनके डिमांड्स को माना नहीं गया तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देगी। लॉर्ड इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, नेगोशिएट करना, बातचीत करना नहीं चाहते थे और इसीलिए
महात्मा गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ सॉल्ट मार्च शुरू किया। ये जो मार्च था ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, गांधी जी के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और ये लगभग 240 माइल्स का मार्च था, जो कि साबरमती आश्रम से शुरू होकर के डांडी जो टाउन है वहाँ तक जाता था। गांधी जी का जो ग्रुप था उसने 24 दिन तक इस मार्च को कंटिन्यू रखा। हर दिन वो लोग लगभग 10 माइल्स चलते थे। जब गांधी जी का सॉल्ट मार्च शुरू हुआ तो रास्ते में डेली हजारों की संख्या में लोग महात्मा गांधी को सुनने के लिए आते थे, उनसे बात करने के लिए, उनके स्पीच को सुनने के लिए आते थे जहाँ पर भी महात्मा गांधी रुकते थे। और वहाँ पर अपने इन मीटिंग्स में गांधी जी ने स्वराज का जो मीनिंग है उसको लोगों को एक्सप्लेन किया कि स्वराज से उनका क्या मतलब है। और उन्होंने लोगों को कॉल किया कि वो पीसफुली गवर्नमेंट को डिसोबे करें, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दें। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी डांडी पहुंचे और इन्होंने डांडी कोस्ट पर समुद्र तट के किनारे सी वाटर को बॉईल किया, सॉल्ट जो है इसको बनाया और नमक बना करके, मुट्ठी भर नमक बनाकर इन्होंने सेरेमोनियली सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। और यहीं से जैसे ही गांधी जी ने सॉल्ट बना के सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किस तरह से अलग था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी ने लोगों से कहा था कि वो किसी भी तरह से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनको कोऑपरेट ना करें। इस बार महात्मा गांधी ने लोगों से कहा कि उन्हें ब्रिटिशर्स को ना सिर्फ कोऑपरेट नहीं करना है बल्कि उनको ब्रिटिश लॉ को ब्रेक भी करना है। तो इस तरह से इस बार लोगों से कहा गया कि उन्हें सिर्फ कोऑपरेशन से ही रिफ्यूज नहीं करना है बल्कि दे हैव टू ब्रेक द गवर्नमेंट लॉज। और इसीलिए हजारों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, जगह जगह पे नमक बनाया गया। गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने लोगों ने धरने प्रदर्शन किए। जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ता गया, फॉरेन क्लोथ जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर भी धरना दिया गया, किसानों ने रेवेन्यू पे करने से, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, विलेज ऑफिशियल्स इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। कई सारे प्लेसेस में जो फॉरेस्ट पीपल थे, जो जंगल में रहने वाले ट्राइबल पीपल थे, इन्होंने फॉरेस्ट लॉ को भी वॉयलेट किया। वो रिजर्व फॉरेस्ट में चले गए और वहाँ से उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की और अपने जानवरों को चराया भी। इन सारे इंसिडेंट से परेशान होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके कारण कई सारे प्लेसेस पे वायलेंट क्लैश, हिंसक झड़पें भी हुई पुलिस और सत्याग्रहियों के बीच में। अप्रैल 1930 में जब गांधी जी के जो डिवोट
डिसिपल हैं, आज्ञाकारी जो शिष्य खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको जब अरेस्ट किया गया तो गुस्साई हुई भीड़ ने रावलपिंडी के स्ट्रीट्स पर, रावलपिंडी की गलियों में प्रदर्शन किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया। इन्होंने पुलिस की गोलियों का भी सामना किया और इनके आर्मर्ड कार को भी फेस किया, जिसमें पुलिस की फायरिंग में बहुत सारे लोग मारे भी गए। 1 महीने बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया तो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने जो ब्रिटिश सिंबल्स थे, गवर्नमेंट सिंबल्स, जैसे पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशंस, वो सारे स्ट्रक्चर जो कि ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे उस पर अटैक कर दिया, उस पर हमला शुरू कर दिया। घबराई हुई सरकार ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से इन सारे एक्टिविटीज़ को कुचलने की कोशिश की। पीसफुल सत्याग्रहियों पर हमला किया गया, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इस परिस्थिति में महात्मा गांधी ने एक बार फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 में महात्मा गांधी का लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी सहमति दे दी। कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था इसको बॉयकॉट किया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजी थी। उन्हें ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को कोऑपरेट नहीं करना था, ब्रिटिश लॉ को ब्रेक करना था। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कहा कि अब वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बदले गवर्नमेंट ने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जिन्होंने नॉन वायलेंट मेथड से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था उनको रिलीज करने का डिसीजन लिया। दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस बीच में ही टूट गई। नेगोशिएशन, कोई बातचीत नहीं हो पाया। गांधी जी निराश होकर के भारत लौट आए। खान अब्दुल गफ्फार खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में थे और वापस आने पर गांधी जी ने ये पाया कि गवर्नमेंट ने नए तरीके से लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। इम्पोर्टेंट लीडर्स कांग्रेस के जेल में डाल दिए गए हैं, कांग्रेस को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया है और पब्लिक मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशन, बॉयकॉट, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए, इन सबको रोकने के लिए कई सारे कदम गवर्नमेंट ने उठाए हैं। और अब इन सारी शंकाओं के बीच में महात्मा गांधी ने दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1 साल और चला, लेकिन 1934 आते आते ये काफ़ी धीरे हो गया और इसने अपना महत्व खो दिया।
हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। अब हम ये देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जिन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया वो कौन थे, उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, इनके आइडियल्स, इनके आदर्श क्या थे और उनके लिए स्वराज्य का क्या मतलब था। सबसे पहले हम गांव देहातों में देखेंगे। गांव में जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ थे, जो अमीर किसान थे, जैसे गुजरात के पट्टीदार्स और उत्तर प्रदेश के जाट, इन्होंने बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही जोश के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये लोग कमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर थे। ये कमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूस करते थे और इकोनॉमिक डिप्रेशन का इनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा था। डिप्रेशन के कारण इनके प्रोडक्ट के प्राइस काफ़ी गिर चुके थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका कैश इनकम जो है वो ख़त्म हो रहा था। इनके लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करना इम्पॉसिबल हो गया था और गवर्नमेंट ने भी रेवेन्यू डिमांड को रिड्यूस करने से मना कर दिया, जिसके कारण किसानों में, अमीर किसानों में बहुत ज़्यादा असंतोष था। लोग डिससेटिस्फाइड थे गवर्नमेंट से और इसीलिए जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ थी, इन्होंने बहुत ही एंथुजियास्टिकली, बहुत ही जोश के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया, बहुत ही बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किया। कई बार जो रिलक्टेंट मेंबर्स थे, जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, उनको भी बॉयकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए मनाया। इनके लिए स्वराज की लड़ाई का मतलब था कि हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट लड़ाई। लेकिन वो बहुत ज़्यादा निराश हुए जब इस मूवमेंट को 1930 में बिना रेवेन्यू डिमांड के रिवाइज हुए, बिना रेवेन्यू डिमांड के कम हुए ही वापस ले लिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा निराश हुए और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब गांधी जी ने दोबारा इस मूवमेंट को 1932 में शुरू किया तो इसमें से बहुतों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। पुअर पीजेंट्री थी, जो गरीब किसान थे, वो सिर्फ रेवेन्यू डिमांड को ही रिड्यूस करना नहीं चाहते थे। इसमें से जो गरीब किसान थे वो ज़्यादातर जो अमीर किसान थे, लैंडलॉर्ड, उनकी ज़मीनों पर, उनकी ज़मीनों को किराए पर लेकर के खेती करते थे और उन्हें गवर्नमेंट को रेवेन्यू डिमांड देने के अलावा जो लैंडलॉर्ड थे उनको रेंट भी देना पड़ता था, उन्हें किराया भी देना पड़ता था। जैसे जैसे डिप्रेशन, एग्रीकल्चरल डिप्रेशन आगे बढ़ता गया, किसानों का जो कैश इनकम था वो कम होने लगा, तो छोटे किसानों ने, गरीब किसानों ने अब आंदोलन शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो अनपेड रेंट को माफ़ कर दें। इसके लिए उन्होंने कई सारे रेडिकल मूवमेंट भी लॉन्च किए, जिसको शुरू करने वाले सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीडर्स थे। अमीर किसान और लैंडलॉर्ड, इनकी नाराज़गी के डर के कारण कांग्रेस कभी भी जो गरीब किसानों का नो रेंट कैंपेन था, जो गरीब किसानों का किराया ना देने का आंदोलन था, उसको कांग्रेस कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाई और इसीलिए
कांग्रेस और गरीब किसानों के बीच में संबंध जो है, रिलेशन जो है, वो अनसर्टेन बना रहा और इसीलिए जो पुअर पीजेंट्री थी, इन्होंने कांग्रेस के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बिजनेस क्लासेस की कंडीशन क्या थी। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में उनके व्यूज़ कैसे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इंडियन जो मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया था और ये बहुत ही पावरफुल बन चुके थे। ये लोग चाहते थे कि अपने बिजनेस को वो और ज़्यादा एक्सपेंड करें और इसीलिए इन्होंने कॉलोनियल पॉलिसीज़, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। कॉलोनियल पॉलिसीज़ के कारण ये था कि उनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ थी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगता था और इसीलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बिजनेसमैन, मर्चेंट्स थे, वो चाहते थे कि उन्हें फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया जाए। इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है, इसमें भी चेंज लाया जाए, जिससे इंपोर्ट को डिस्करेज किया जा सके। अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, इसको 1920 में बना लिया था। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको भी बनाया था 1927 में। अब प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला के लीडरशिप में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने इंडियन इकॉनमी में जो कॉलोनियल कंट्रोल है उस पर अटैक करना, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था और इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सबसे पहले लॉन्च किया गया तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन हैं, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फुली सपोर्ट किया। इन्होंने इस मूवमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया। इन्होंने फॉरेन गुड्स को परचेज करने से, उसको सेल करने से भी रिफ्यूज़ कर दिया। तो इस तरह से इंपोर्टेड गुड्स को खरीदने से, उसे बेचने से भी इन्होंने मना कर दिया। ज़्यादातर जो बिजनेसमैन हैं, ये स्वराज को एक ऐसे टाइम के रूप में देखते थे जब उनका जो बिजनेस है वो बिना किसी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन के काफ़ी तेज़ी से डेवलप करेगा, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया तो बिजनेस जो ग्रुप्स थे, उनका उत्साह, उनका एंथुजियाज्म भी वीक हो गया। उन्हें मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के फैलने का भी डर था, वॉयलेंट एक्टिविटीज़ के फैलने का डर था और ये प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस से परेशान थे कि अगर बिजनेस में ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होगा, डिस्टर्ब होगा उनका बिजनेस, तो इन्हें काफ़ी नुकसान होगा। और इसके अलावा ये कांग्रेस के जो यंगर मेंबर्स थे, उनके अंदर सोशलिज्म के का जो इन्फ्लुएंस था यंगर मेंबर्स पर, ये भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। यंगर मेंबर्स
सोशलिस्ट आइडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इससे भी ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और इसीलिए जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया और इसके बाद जब गांधी जी ने दोबारा इस मूवमेंट को शुरू किया 1932 में, तो इनका जोश ठंडा पड़ चुका था और दोबारा इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, इसने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सिर्फ नागपुर में ही पार्टिसिपेट किया। नागपुर के अलावा कहीं पर भी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से दूर जाने लगे। लेकिन इसके बावजूद कुछ जो वर्कर्स थे, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। इन्होंने फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट किया। लेकिन इन्होंने जो गांधीयन प्रोग्राम्स थे, जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, इन सब में हिस्सा लिया, उसमें उसको अपनाया। लेकिन अपने खुद के आंदोलन में, इनके जो खुद के मजदूरों के आंदोलन चल रहे थे लो वेजेस के अगेंस्ट या पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट, तो इनके जो मूवमेंट थे, इन्होंने उन मूवमेंट में गांधीयन प्रोग्राम्स को अडॉप्ट किया। इसके अलावा 1930 में रेलवे वर्कर्स का स्ट्राइक हुआ। 1932 में डॉक वर्कर्स का स्ट्राइक हुआ और 1930 में हजारों की संख्या में जो वर्कर्स थे, छोटा नागपुर टिन माइंस में, इन्होंने वर्कर्स मूवमेंट में गांधी टोपी को पहना और इन्होंने प्रोटेस्ट रैलीज और बायकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। लेकिन कांग्रेस जो थी, वो वर्कर्स डिमांड को, कांग्रेस का जो स्ट्रगल का प्रोग्राम था, कांग्रेस के आंदोलन का जो हिस्सा था, उसमें इन्होंने मजदूरों के डिमांड को शामिल नहीं किया या उसको शामिल करने की इच्छुक नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये वर्कर्स के डिमांड को अपने प्रोग्राम का पार्ट बनाएगी तो इससे इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हो जाएंगे और वो कांग्रेस के दूर चले जाएंगे। और इससे एंटी इंपीरियल फोर्सेस भी डिवाइड होंगी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर था कि इसमें बड़ी संख्या में औरतों ने पार्टिसिपेट किया। गांधी जी का जो सॉल्ट मार्च था, इसमें हजारों की संख्या में औरतें अपने घरों से निकली गांधी जी के भाषण को सुनने के लिए। औरतों ने गांधी जी के प्रोटेस्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया। दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, इन्होंने नमक बनाए और इन्होंने जो विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना भी दिया। बहुत सारी औरतें जेल भी गईं। जो अर्बन एरियाज थे, जो शहरी एरिया थे, उनमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाली जो औरतें थी, ये हाई कास्ट फैमिलीज की थीं। और रूरल एरियाज में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाली जो ग्रामीण क्षेत्रों की औरतें थी, वो ज़्यादातर रिच पीजेंट हाउस होल्ड से, अमीर किसानों के घरों से आती थीं। गांधी जी के कॉल पर औरतों ने नेशन सर्विस को, राष्ट्र की सेवा को एक पवित्र दायित्व, पवित्र जिम्मेदारी माना। लेकिन इससे पब्लिक रोल में औरतों के बढ़े हुए रोल को देख करके इसका ये मतलब नहीं लगा सकते हम लोग कि इससे औरतों की कंडीशन में कोई बड़ा चेंज इस पीरियड में
आने वाला था, क्योंकि गांधी जी का अभी ये मानना था कि औरतों की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घरों की देखभाल करना है, अपने घर के किचन चूल्हा चौका इसको संभालना है, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी बनना है। और इसीलिए काफ़ी लंबे समय तक जो कांग्रेस है, इसमें औरतों को कोई भी इम्पोर्टेंट पोजीशन देने से कांग्रेस हिचकिचाती रही। और कांग्रेस जो थी ये अपने एसोसिएशन में, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ औरतों का सिंबॉलिक जो प्रेजेंस है इसमें ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सभी सोशल ग्रुप्स जो थे वो स्वराज के अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से इन्फ्लुएंस नहीं थे। एक ऐसा ग्रुप जो कि स्वराज के कॉन्सेप्ट से प्रभावित नहीं था, ये अनटचेबल्स का ग्रुप था। ये जो अनटचेबल्स थे इन्होंने 1930s के बाद से अपने आप को दलित या डिप्रेस्ड कहना शुरू कर दिया था। काफ़ी लंबे समय तक जो कांग्रेस है ये दलित्स को इग्नोर करती रही, क्योंकि उसे डर था जो सनातनीज हैं, जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू हैं, ये इससे नाराज़ हो जाएंगे, कांग्रेस से दूर चले जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि जो अनटचेबिलिटी है ये हमें, अगर हम अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं करेंगे तो हमें 100 साल तक भी स्वराज नहीं मिल सकता। इन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहना शुरू किया। इन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए ताकि जो हरिजन हैं इन्हें मंदिरों में प्रवेश मिल सके। पब्लिक वेल, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो सार्वजनिक कुआं, सार्वजनिक तालाब, रोड या स्कूल, यहाँ पर इनको एंट्री मिल सके। इन्होंने खुद जो टॉयलेट्स हैं उसको साफ किया ताकि ये स्वीपर्स के वर्क को डिग्निफाई कर सकें, स्वीपर के काम को सम्मान दिला सकें। इन्होंने अपर कास्ट को मनाया कि वो अपने हृदय का परिवर्तन करें, जो अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का जो पाप है उसको, उससे मुक्ति पा जाएं। लेकिन कई सारे दलित लीडर्स थे जो कि अपनी कम्युनिटी के लोगों का अलग समाधान चाहते थे, उसका एक अलग राजनीतिक समाधान चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन्होंने डिमांड किया कि इनकी कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीट्स रिजर्व की जाएं, इनकी कम्युनिटी के लोगों के लिए, इनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं ताकि इनकी कम्युनिटी के लोग दलित मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए इलेक्ट कर सकें। इनका मानना था कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के थ्रू ही जो दलित्स की सोशल डिसेबिलिटी है वो सॉल्व हो सकेंगी। दलित्स का जो पार्टिसिपेशन था, जो दलित वर्ग हैं इनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन काफ़ी कम था। स्पेशली इनका पार्टिसिपेशन महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में कम था, जहां पर दलित ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने दलित्स को इकट्ठा करके इनकी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई थी 1930 में। इनके साथ, बी.आर. अम्बेडकर के साथ महात्मा गांधी जो हैं, दोनों के बीच में काफ़ी क्लैश हुआ। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
जब बी आर अम्बेडकर ने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट्स का डिमांड किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट बी आर अम्बेडकर के डिमांड को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया तो महात्मा गांधी जो हैं इन्होंने फास्ट अनटू डेथ आमरण अनशन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी का मानना था कि जो दलित्स हैं इनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट्स अगर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे तो इनका जो दलित्स का हिंदू सोसाइटी में इंटीग्रेशन शुरू हुआ है, हिंदू समाज में जो इनका उनको शामिल करने का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, इससे वो प्रोसेस काफ़ी वीक हो जाएगा। आखिरकार बी आर अम्बेडकर को गांधी जी की बात माननी पड़ी और महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये पैक्ट 1932 में साइन हुआ गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। इस पैक्ट के थ्रू जो दलित्स थे उन्हें प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिजर्व सीट्स मिल गई। बेशक उनके लिए जो वोट है वो जर्नल इलेक्ट्रेट से ही होता था। जो दलित्स का मूवमेंट है ये जो कांग्रेस का नेशनल मूवमेंट था, तो कांग्रेस के नेशनल मूवमेंट को जो दलित आंदोलन है वो आगे भी एक डाउट की नज़र से देखता रहा, एक शंका की नज़र से दलित जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट को, फ्रीडम स्ट्रगल को देखते रहे। इंडिया के कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो भी पूरी तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल नहीं हुए। उनका रिस्पांस भी बहुत जोश वाला नहीं था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रति, या उन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद मुस्लिम्स का एक जो ग्रुप था वो कांग्रेस से अलग होता चला गया। वो कांग्रेस में अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगा, अलग महसूस करने लगा। 1920s में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे जो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे उनसे ज़्यादा क्लोज दिखाई पड़ने लगी। जैसे जैसे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में रिलेशन खराब होने लगे, हर कम्युनिटी ने अपने खुद के रिलीजियस प्रोसेशंस, अपने खुद के धार्मिक जुलूस निकालने शुरू कर दिए, जिससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कम्युनल क्लैश भी हुआ, कम्युनल रॉयट्स हुए, और हर कम्युनल रॉयट्स के बाद दोनों ही कम्युनिटी के बीच में जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता था। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरी बढ़ती चली गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर रीनेगोशिएट करने की कोशिश 1927 में की। लग रहा था कि यूनिटी हो भी जाएगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था ये फ्यूचर असेंबली जो इलेक्शंस होने वाले थे उसमें रिप्रेजेंटेशन को लेकर के था। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के लीडर्स में से एक थे, ये सेपरेट इलेक्ट्रेट का डिमांड छोड़ने के लिए तैयार थे अगर जो मुस्लिम्स हैं उन्हें एश्योर किया जाए कि सेंट्रल असेंबली में उन्हें रिजर्व सीट्स मिलेंगी। इसके अलावा अगर जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं पंजाब और बंगाल, वहाँ पर भी मुस्लिम्स को
पॉपुलेशन में उनके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो वो सेपरेट इलेक्ट्रेट के डिमांड को छोड़ देंगे। रिप्रेजेंटेशन को लेकर के जो नेगोशिएशन चल रहा था, रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन को लेकर के जो बातचीत हो रही थी, लग रहा था कि इशू सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो 1928 में हो रही थी, इसमें M.R. जयकर जो कि हिंदू महासभा के थे, इन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को कंडेम किया और इस तरह से जो कॉम्प्रोमाइज़ के एफर्ट थे, जो एकता की संभावना मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बन रही थी, उस संभावना पे पानी फिर गया और बातचीत टूट गई। इस तरह से जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो उस समय मुस्लिम्स और हिंदू दोनों के बीच में सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट का माहौल था। दोनों ही समुदाय के बीच में संदेह और अविश्वास का माहौल था। कांग्रेस से दूर होकर के या कांग्रेस से कटे हुए जो मुस्लिम्स, इनका एक बड़ा पार्ट ये किसी भी यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनके स्टेटस को लेकर के वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि अगर इंडिया आज़ाद होता है तो इंडिया में मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी, मुस्लिम्स का स्टेटस क्या होगा। उन्हें डर था कि उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, जो मुस्लिम्स का एज अ माइनॉरिटी उनका कल्चर और उनकी आइडेंटिटी, ये हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में सबमर्ज हो जाएगी और जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी एक अलग धर्म, एक अलग संस्कृति के रूप में अपनी पहचान खो बैठेंगे।